हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। हिंदी ग्रामर के बच्चों 20 ऐसे प्रश्न लेकर आ चुके हैं जो कि सीधा सीधा आप 25 फरवरी को देखोगे एग्जाम में, पक्का यहां से आना ही आना है। पिछले बच्चों 5 वर्ष के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हम लगातार आपको करा रहे हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। और हाँ भैया, हिंदी का हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी 2025 इसका प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है, आप लोग उसी प्लेलिस्ट से पढ़ना। और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो 96 85 29 91 49 100 रुपए में धमाका ऑफर चल रहा है और बहुत कुछ मटेरियल मिल रहा है। तो जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। जब भी रस की परिभाषा आ जाए, ठीक है बच्चों, रस की परिभाषा, तो काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय पाठक दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहते हैं। और रस के प्रकार में बच्चों एक ही परिभाषा पढ़ना है, सा हृदय के हृदय में। जैसे यहाँ पे करुण रस है, करुण का स्थायी भाव शोक होता है, तो सा हृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां पर करुण रस होता है बच्चों, या करुण रस की निष्पत्ति होती है। फिर से समझो, जैसे श्रृंगार रस की परिभाषा आ जाए बच्चों तो आप कैसे परिभाषा दोगे कि सा हृदय के हृदय में श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता रति, रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां बच्चों श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे वीर रस आ गया बच्चों तो सा हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। मतलब किसी भी रस की परिभाषा देनी है, चाहे वो श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, करुण रस हो, रौद्र रस हो, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, किसी भी रस की परिभाषा देनी है तो अब बस उसका स्थायी भाव यदि याद है तो सा हृदय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां करुण रस होता है बच्चों। उदाहरण आपको याद करना पड़ेगा। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। ये आपका करुण रस हो गया बच्चों। वीर रस में बूंदे लो हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। किस बच्चे से याद नहीं होगा, जो कभी नहीं पढ़ा होगा फिर भी ये आप याद कर सकते हो। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। या वह खून कहो किस मतलब का, है ना, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिस जो आ सके देश के काम नहीं। ये आप लोग जहां पर अपने देश के प्रति लगाव और अपने देश के हित की बात की जाती है बच्चों, वहां पर आपका वीर रस होता है ना। सेना की जब बात होती है वहां पे वीर रस होता है। तो सेना का जब भी बच्चों आप लोग कोई भी कहानी कविता यदि आपके मन में हो उसका उदाहरण लिख सकते हो वीर रस में। हाँ, वीर रस का आप लोग परिभाषा कैसे लिखोगे, सा हृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है, वीर रस होता है। तो करुण रस, वीर रस याद हुआ। दो क्वेश्चन बच्चों। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। विरोधाभास अलंकार बच्चों, जहां पदार्थ गुण या किसी क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, जहां वास्तविक विरोध ना हो, वास्तविक विरोध ना हो लेकिन जब उसे हम पढ़ रहे होते हैं तो विरोध सा अनुभव होता है। जैसे दूसरा उदाहरण बढ़िया रहता है, या अनुरागी चित्त को गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो गए। ठीक है, ये उदाहरण बढ़िया है कि जहां पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि विरोध हो रहा है बच्चों, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे काला होता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाए। अब आप शब्द से अर्थ निकालो, बूढ़े श्याम रंग, श्याम मतलब काला रंग होगा, वैसे वैसे उज्जवलता आएगी, उसकी चमक बढ़ेगी। ऐसा कभी होता है कि आप काला रंग पोत लो और आपके अंदर से चमक आ जाए? चमक तो नहीं आएगा। तो शब्द से तो लगता है कि भाई ये विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बात करें कि उनके श्यामलापन उनके चमक को लाती है ना, उनके शरीर में सुंदरता को लाती है। तो विरोधाभास अलंकार आपसे बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, संदेह अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं कई बार रिवीजन भी करा चुका हूं यार, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं। तो संदेह मतलब जहां अंत तक संदेह बना रहे,
है ना। जब रूप, रंग या गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वही वस्तु है जैसे हम देखना चाहते हैं, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, यानी मतलब साड़ी की नारी बनी हुई है। आप लोगों ने छीड़ हरण मतलब सुना होगा बच्चों, या कि महाभारत देखे होंगे, जब कौरवों द्वारा अत्याचार किया जाता है ना। छीड़ हरण मतलब साड़ी खींची जाती है बच्चों। श्री कृष्ण जी साड़ी दे देते हैं, भैया लो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये महिला जो है साड़ी की बनी हुई है कि ये महिला के अंदर साड़ी है ना। साड़ी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच से साड़ी निकल रहा है, कि साड़ी ही की नारी है कि साड़ी की नारी बनी हुई है कि नारी ही की साड़ी है। तो कंफ्यूजन बना है कि साड़ी के अंदर न महिला है यानी नारी है, कि नारी के अंदर साड़ी है, कि साड़ी की ही बनी हुई है कि नारी ही साड़ी की है, मतलब कंफ्यूजन बना है अंत तक, है ना। तो जहां रूप, रंग, गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो कि वह वही वस्तु है जो हम देखना चाहते हैं बच्चों, वहां पे वो संदेह अलंकार होता है और अंत तक संशय बनी रहती है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, ये आपको याद रखना। चलो, सोठा छंद बच्चों दोहे का उल्टा होता है और एग्जाम्पल है ना इसका कई बार पूछा गया है कि, और इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, तो सोठा होता है। सोठा में बच्चों देखो अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरण में बच्चों 11-11 मात्रा होती है, विषम में 11-11, ठीक है, और सम चरण में 13-13। मतलब पहले और तीसरे में विषम की बात करें तो 11-11 मात्राएं होंगी बच्चों, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होगी। जहां सम की बात आ जाएगी वहां पे 13-13 मात्रा हो जाएगी, ठीक है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया उदाहरण यही होता है। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक बच्चों, 5 प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं। ये जो अगला प्रश्न है थोड़ा सा याद करने योग्य वाले प्रश्न है बच्चों, क्योंकि 4 चरण, इसको थोड़ा सा याद करना कठिन रहता है। कवित्व में 4 चरण होते हैं बच्चों, टोटल 31 वर्ण होते हैं, 16-15 पर वर्णों पर यति होता है, हर चरण में अंतिम वर्ण गुरु होता है। इससे कई ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। कवित्व में कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। कवित्व में कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्णों पर यति होता है, तो 15-16 वर्णों पर यति होता है ना। अंतिम चरण में क्या होता है बच्चों, गुरु होता है, ठीक है। भेजे मन भावन की उद्धव की यावन की सुध बज गमन में पावन बजे लगे, कहे रत्नागर ग्वालिनी की झौरी झौरी दौरी दौर नंद पौरे आवन तवे लगी, उझक उझक कर कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी छाती, है ना, छती छोहनी छवे लगी, हमको लिखो है हम कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सवे लगी। तो ये थोड़ा सा टास्क वाली बात है, इसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो आप लोग कहोगे सर ये बड़ा कठिन वर्ड है, लेकिन क्या करें, सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। कवित्व छंद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बच्चों आपके लिए अभिधा शब्द शक्ति। देखो बच्चों, अभिधा लक्षणा में से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। लक्षणा में क्या होता है बच्चों, लक्षणा में लक्षण समझ में आता है, ठीक है, और अभिधा में सीधे वास्तविक अर्थ निकल कर आ जाता है। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो जाए वो अभिधा शब्द शक्ति होता है। मतलब सीधा सीधा मुख्य अर्थ निकल कर आ जाए, वहां पे अभिधा शब्द शक्ति है। लेकिन जब मुख्य अर्थ का बोध ना हो, किसी अन्य अर्थ का बोध हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होता है। याद करना बच्चों, शब्द शक्ति कितने प्रकार के हैं आप लोगों को बताना है। मैंने कई बार रिवीजन कराया है, और अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक बच्चों, तो शब्द शक्ति में अभिधा की बात करते हैं कि जिस शब्द शक्ति से, ठीक है, मुख्य अर्थ का बोध हो जाए, प्रचलित या मुख्य अर्थ का सीधा सीधा बोध हो, वहां अभिधा शब्द शक्ति होता है। जैसे अपना घर सबको प्यारा है, भैया सीधा सीधा अर्थ निकल कर आ रहा है कि हाँ भैया हमारा घर हमको प्यारा ही है। राम के पिताजी बीमार है, अयोध्या राजा दशरथ, है ना, अयोध्या के राजा दशरथ थे, ये सीधा सीधा अर्थ है कि हाँ भैया अयोध्या के राजा दशरथ थे। सीधा निष्कर्ष निकल रहा है, सीधा अर्थ निकल रहा है, प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है। लेकिन जब लक्षणा की बात आ जाती है बच्चों, तो जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो जाए, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अन्य, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यहां पर बच्चों झांसी वाली रानी का मतलब क्या है, झांसी वाली रानी का मतलब बच्चों यहां पर
रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात की जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यहां पर तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी। शेर बनराज कहलाता है, ठीक है। अब देखो उदाहरण है, वह शेर है, वह लड़का गधा है। अब बताओ वह लड़का गधा है तो लड़का तो गधा नहीं होता है ना। इसमें अर्थ ये निकल रहा है कि वो पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो तीसरा अर्थ वास्तविक अर्थ ना होकर के इसके गौड़ अर्थ प्राप्त हो, है ना, मुख्य अर्थ प्राप्त होकर संबंधित अन्य अर्थ का बोध होता है, इसलिए लक्षणा शक्ति होता है। ठीक है बच्चों, चलो। सारा घर मेला देखने गया है। सारा घर तो नहीं जाएगा, घर तो जाएंगे नहीं, मतलब लोग जाएंगे। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। कभी कोई चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा? नहीं। पर इसका निष्कर्ष यही है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता जाता है तो तुम्हारा जीवन खत्म है। तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाता है। देखो बच्चों, ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। ईश्वर के अनेकों नाम है, तो इसका शुद्ध होगा ईश्वर के अनेक नाम है। मुझे केवल मात्र 20 रुपए दीजिए, तो मुझे मात्र 20 रुपए दीजिए। तो ये शुद्धि करके लिखना है। और मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि भाई साहब क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कभी रिपीट हो जाए तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न, मोहन पुस्तक पढ़ रही है कभी हो सकता है। मोहन लड़का है तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। जंगल में शेर चिंघाड़ते हैं, चिंघाड़ते नहीं दहाड़ते हैं, तो जंगल में शेर दहाड़ने लगा। ठीक है बच्चों, चलो। इसमें बनाना था लता गा रही है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो क्या लता गा रही है? आदमी का हवा में उड़ना कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक। तो भाई उड़ना कठिन है, कठिन बोल रहा है ना, और नकारात्मक बनाना है तो सरल नहीं है। तो आदमी का हवा में उड़ना सरल नहीं है, तो नकारात्मक भी रहे और अर्थ भी ना बदले। शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। क्या शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं? ठीक है, ऐसा। 15 वर्ष बीत गए हैं, 20वें बाद, अरे 15 वर्ष बीत गए। चलो ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। निपात शब्द, इसे आप यूं आसानी से बता सकते हो, निपात शब्द। ठीक है बच्चों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है यार, है ना, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन भाई आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निपात शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जो अतिरिक्त भार प्रदान करे, जो बल प्रदान करे। जैसे तुम्हें आज रात को रुकना ही पड़ेगा, तो ही यहां पे, जैसे आज आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना ही पड़ेगा, जोर दे दिया गया, बल दे दिया गया। नहीं, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। जब जोर दे दिया गया, बल दे दिया गया, तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा, तो भाई करना पड़ेगा। समझ रहे ना? तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। निपात में जोर दिया जाता है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो ये बल दे दिया, फोर्स तक, मतलब यहां पर बच्चों एक प्रकार से पूरे शब्द पर एक जोर डाल दिया। तुमने तो हद ही कर दी, तुमने हद कर दी, तुमने तो हद ही कर दी, और तुमने तो हद कर दी, तो भी है ही जोड़ दे, तुमने तो हद ही कर दी, तो ही जोड़ निपात हो जाता है। ठीक बच्चों, तकनीक शब्द का अर्थ बताते हुए तकनीक शब्द लिखिए बच्चों। तकनीक शब्द वह है जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु के विचार को व्यक्त करता है, यानी नई चीजों को, तथ्यात्मक चीजों को खोजने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम तकनीक शब्द कहते हैं बच्चों। जैसे आपका वाणिज्यिक शब्द हो गया, इसके अंतर्गत आता है। प्रशासनिक शब्द हो गया, वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली। जैसे आप लोग गुरुत्वाकर्षण, वेग, त्वरण, ये सब क्या है? तकनीक शब्द के आधार पर आते हैं। राष्ट्रभाषा की विशेषता है। राष्ट्रभाषा बच्चों विकसित भाषा है, हमारे भारत देश में मान्यता प्राप्त भाषा होता है और देश में बहुत सारे लोग बोलते हैं, इन्हें राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा दूसरे देशों में संपर्क भाषा स्थापित करने हेतु कार्य करती है। ठीक है बच्चों, राष्ट्रभाषा में अपना एक विस्तृत साहित्य होता है। राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा होती है। राष्ट्रभाषा एक विकसित रूप होता है ना, देशों में संपर्क स्थापित करने वाली भाषा होती है बच्चों। ये आप लोग राष्ट्रभाषा में पढ़ लेना। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये क्वेश्चन बड़ा लंबा है, इसे आप लोगों को होमवर्क देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने भावों में लिखना है, विचार करना है। ठीक है बच्चों, चले इसको आपको अपने से लिखना था। चलिए आखिरी चल रहा बच्चों, फटाफट बात कर लेते हैं। मुहावरे लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एक छोटा सा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा का पूरा वाक्य होता है। मुहावरा जब तक वाक्य में नहीं जुड़ेगा तब तक इसका अर्थ नहीं व्यक्त होगा, लेकिन ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, पूर्ण अर्थ योग होता है बच्चों। ठीक है, मुहावरे के अंत में ना का होना आवश्यक होता है, जबकि लोकोक्ति में आवश्यक नहीं है। एक दो एग्जाम्पल बता देना।
ठीक है बच्चों, एक दो एग्जाम्पल आप बता दोगे। वैसे तो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि एक छोटा सा वाक्यांश क्या कहलाता है, मुहावरा, है ना। और बच्चों स्वतंत्र वाक्यांश में इसको हम स्वतंत्र बोले तो स्वतंत्र नहीं रहता, जब तक वाक्य में नहीं जुड़ता इसका अर्थ नहीं निकलता। लेकिन लोकोक्ति स्वतंत्र है, अपने आप में स्वतंत्र बच्चों। चलो भैया आगे चलते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत से मूल रूप से सीधे सीधे ले लिए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के मूल रूप में हिंदी में शामिल होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहते हैं। क्या समझ में आया कि सीधे संस्कृत का शब्द सीधा उठा ले, जैसे सूर्य एक तत्सम शब्द है, सीधे संस्कृत का शब्द हमने उठा लिया, अच्छी, ये तत्सम शब्द है। लेकिन जब संस्कृत भाषा से उत्पन्न किंतु मूल रूप से कुछ परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में शामिल किया जाता है उसे तद्भव भाषा कहते हैं। यानी ज्यों का त्यों जब लिया जाता है, संस्कृत का ज्यों का त्यों उठा लेते हैं तो आपका वो तत्सम शब्द कहला जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा परिवर्तन करके लाया जाता है बच्चों तो आपका तद्भव शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, तद्भव शब्द हो जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो यदि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आएगा तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बताओ कि संस्कृत से जो रूबरू उठा लिया जाता है, मूल रूप से सीधे शामिल कर लिया जाता है हिंदी में, तो तत्सम शब्द होता है। लेकिन जब संस्कृत भाषा का कुछ अर्थ बदल करके हिंदी में रूपांतरित होकर के शब्द लिया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। आगे देखो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में, उप मतलब पहले, समीप, ठीक है। तो जब कोई शब्द पहले जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल दे तो बच्चों वो उपसर्ग कहलाता है ना। उप का अर्थ होता है समीप या पास, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इस तरह उपसर्ग द्वारा नए शब्दों की सृष्टि की जाती है। देखो ये उपसर्ग में लिखेगा, उपसर्ग वह शब्द है जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता किंतु किसी शब्द के पूर्व जुड़कर वे नवीन अर्थ को प्रकट करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और बच्चों जब शब्दों के पूर्व क्रिया को विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय कहाँ गया, अरे प्रत्यय यहाँ पर है भैया, शब्दों के पीछे जुड़कर उसका रूप परिवर्तित करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदल दे, जैसे प्रहार, हार का बदल जाए प्रहार, हार का प्रहार हो गया, आ से तो आहार हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्रत्यय में बात करते हैं, दुष्टता तो दुष्टता हो गई, सुंदरता तो सुंदरता हो गई। तो जब अंतिम में जुड़ जाता है तो बच्चों वो आपका प्रत्यय होता है और जो पहले जुड़ता है वो आपका उपसर्ग होता है। वैसे आप लोग ये चीज पढ़े होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से आखिरी प्रश्न बच्चों, और आप लोग तैयार कर लेना। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारा केंद्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को एक प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको प्रति जिलाधीश महोदय शेड्यूल लिखना है, फिर परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारा केंद्र प्रार्थना पत्र लिखना। बच्चों विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, हम सभी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किंतु हमारे शहर में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है जिसमें हम सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि परीक्षा की अवधि तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की महान कृपा की जाए जिससे परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से हो सके। धन्यवाद प्रार्थीगण। ठीक है बच्चों, तो ये आप तैयार कर लेना। बाकी तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं तैयार कराने के लिए, लेकिन लगातार रिवीजन करा रहे हैं। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है भैया, 9685299149, 9685299149 पर्सनल नंबर है। कॉन्टैक्ट करें, नोट्स ले, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।